एक कथा यात्रा है और दूसरी पुस्तक का शीर्षक है काग भगोड़ा। इसमें से कथा यात्रा इस पुस्तक में से हमने कहानी की भूमिकाओं पर विचार किया। उसके बाद हिंदी की जो पहली कहानी है, रेवरेंड जे न्यूटन जी की पहली कहानी जमींदार का दृष्टांत। फिर दूसरी कहानी हमने पाठ्यक्रम में देखी, वह एक टोकरी भर मिट्टी, जो पंडित सब माधवराव सप्रे जी द्वारा लिखित है। उसके उपरांत हमने तीसरी कहानी आपके सम्मुख प्रस्तुत की थी, जिसका शीर्षक था उसने कहा था। ये पंडित चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की कहानी थी। और उसके उपरांत हमने चौथी कहानी भी कल पूरी की, जिसका नाम था नैराश्य। आप नहीं थी, उसकी वीडियो लिंक मैंने भेज दी है, आप ज़रूर देखिएगा। उसने कहा था कहानी, उसके उपरांत नैराश्य कहानी पूरी की। और आज हम अगली पांचवी कहानी आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है पुरस्कार और लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। पहले हम लेखक का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी प्रेमचंद जी के इतने ही महत्वपूर्ण साहित्यकार हिंदी में माने जाते हैं। उनका जन्म वाराणसी, जिसको बनारस भी कहा जाता है, काशी भी कहा जाता है, उस शहर में एक संपन्न व्यापारी परिवार में हुआ। कब हुआ? 1889 में हुआ। मतलब ये प्रेमचंद जी से 9 साल छोटे थे। प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था 1880 में, बनारस में ही हुआ था। और प्रसाद जी का जन्म 1889 में हुआ, 19 इनके पिता का नाम था श्री देवी प्रसाद जी, जो सूंघनी साहू नाम से प्रसिद्ध थे। आप जानते हैं सूंघनी का मतलब सूंघना, हाँ, जिसको मराठी में देखिए क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा है, लेकिन काले रंग की तपकीर, तपकीर कहा जाता है। तो ये तपकीर के बहुत बड़े व्यापारी थे। प्रसाद जी पिताजी के पिता साहित्य प्रेमी थे, जिसके कारण प्रसाद जी को विद्वानों की संगति का अवसर मिला। और आप जानते हैं कि काशी एक ऐसी नगरी है जिसमें हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म और हिंदू धर्म के जो अलग अलग संप्रदाय हैं, उन सब के साधु सन्यासी संत रहते हैं। अनेक मंदिर हैं और साथ ही साथ बहुत बड़े साहित्यकार भी यहाँ हैं। और इन साहित्यकारों के संपर्क में आकर के प्रसाद जी को बचपन में ही साहित्य का स्नेही बना दिया। लेकिन इनके जीवन में दुख बहुत आ गया, क्योंकि पिताजी की मृत्यु हो गई, बड़े भाई की मृत्यु हो गई, और घर का, परिवार का सारा उत्तरदायित्व इन्हें ही संभालना पड़ा। इसलिए इनकी कोई शिक्षा नहीं हुई, औपचारिक शिक्षा ज़्यादा नहीं हुई। घर की पूरी जिम्मेदारी का काम करते करते हुए उन्होंने घर बैठे बैठे अपने गुरु स्वयं बन करके वेद, उपनिषद, दर्शन और इतिहास का प्रगाढ़ ज्ञान प्राप्त किया। और ये जो ज्ञान प्राप्त किया, उसका प्रतिफल उनके द्वारा लिखित साहित्य में मिलता है। उन्होंने कवि उन्होंने अनेक कविताएं भी रची हैं। वे एक कवि भी थे, नाटककार थे, उपन्यासकार थे, कथाकार थे, कहानीकार थे, निबंधकार थे, आलोचक थे। मतलब एक संपूर्ण, यूं कहेंगे कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कामायनी 19वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण रचना है, 20वीं सदी की। कामायनी जो उनका एक महाकाव्य है, वो महाकाव्य रामचरितमानस के बाद पूजनीय काव्य हिंदी साहित्य में बन चुका है। आपके कहानी संग्रह भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। इसमें से एक कहानी पुरस्कार आपके पाठ्यक्रम में लगी है। इनके उपन्यासों में कंकाल तितली और इरावती बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, और इन्हें नाटककार के रूप में ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि आपके नाटकों में बहुत ही महत्वपूर्ण 13 नाटक आपने लिखे हैं, जिनमें से स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य नाटकों में राजश्री, अजातशत्रु, विशाख वगैरह महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं इस कहानी की ओर। पुरस्कार प्रसाद जी की एक बहुत चर्चित कहानी है।
प्रसाद जी प्रेम और सौंदर्य के कहानीकार हैं। प्रस्तुत कहानी की नायिका मधुलिका में प्रेम और सौंदर्य का सुंदर समावेश हुआ है। सामंजस्य भी है, उसमें स्वाभिमान भी है, देश प्रेम भी है। वह अरुण नाम के एक राजकुमार से प्रेम करती है, जिसे उसके राज्य से निकाल दिया गया है, परंतु फिर भी वह अपने प्रेम को ताक पर रख करके अपने राष्ट्र प्रेम का, अपने देश प्रेम का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती है। कौशल के प्रसिद्ध उत्सव के प्रसंग में महाराज से भूमि का पुरस्कार मूल्य अस्वीकार करके अभावग्रस्त जीवन यापन करती है। प्रेमी अरुण के षड्यंत्र में अनजाने ही शामिल हो जाती है, लेकिन जब अरुण कौशल दुर्ग के दक्षिण की ओर से आक्रमण की योजना बनाता है, तब उसके मन में देश प्रेम जागृत हो जाता है और वह अरुण के आक्रमण का षड्यंत्र महाराज को बता देती है, सेनापति को बता देती है, महाराज को बता देती है। अरुण को बंदी बना लिया जाता है और उसे मृत्युदंड घोषित किया जाता है। अब ध्यान रखिए, उसने अपने कर्तव्य का पालन भी किया है, लेकिन एक प्रेमिका के भी कर्तव्य का पालन कैसे करते देखिए। मृत्युदंड दिया जाता है अरुण को, तो वह भी अरुण के प्रति उसके प्रेम फिर से जाग उठता है और वो महाराज को पुरस्कार के रूप में मृत्युदंड मांगती है, क्योंकि वह अरुण के बिना जी नहीं सकती। कर्तव्य एवं प्रेम के उदात्त आदर्श का सुंदर संयोग मधुलिका के चरित्र में दिखाई देता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र हमारे सामने उपस्थित होता है। अब देखिए कि जयशंकर प्रसाद जी एक आदर्शवादी कहानीकार थे और आपकी जानकारी के लिए जब हमने इसके भूमिका पर, इस पुस्तक की भूमिका पर एक तासिका ली थी, तो उसमें एक बात कही थी कि हिंदी कहानी का सही आरंभ प्रेमचंद से होता है और प्रेमचंद स्कूल निर्माण हुआ, मतलब प्रेमचंद का एक संप्रदाय निर्माण हुआ जो प्रेमचंद की अनुगमन करने वाले थे, और दूसरा संप्रदाय था प्रसाद जी का। प्रसाद जी इतिहास की आदर्शवादी बातें करते थे और प्रेमचंद जी वर्तमान काल की यथार्थ की बातें करते थे। दोनों का अपना अपना दृष्टिकोण है, लेकिन दोनों ने मिलकर के हिंदी साहित्य को, खास करके हिंदी कथा साहित्य को इतना समृद्ध बनाया है कि हम सभी उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। तो अभी जो हमने एक यथार्थवादी कहानी पढ़ी थी प्रेमचंद जी की, नैराश्य कहानी, जिसकी वीडियो लिंक उपलब्ध है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, कल ही डाली थी। और आज जिस कहानी का हम आरंभ कर रहे हैं वो एक ऐतिहासिक और आदर्शवादी कहानी है। कहानी का आरंभ करते हैं। अब इस कहानी में देखिए कि बहुत सारे संस्कृत के शब्द आएंगे, क्योंकि यह प्राचीन काल की कहानी है और इसमें जो जितने भी संस्कृत के शब्द आएंगे मैं उनका अर्थ बताते जाऊंगा। आर्द्रा नक्षत्र, आप जानते हैं कि बरसात में एक बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है आर्द्रा नक्षत्र। आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देव दुंदुभी का गंभीर घोष। देव दुंदुभी मतलब, ध्यान रहे, दुंदुभी का मतलब होता है बहुत बड़ा ढोल। अब देव दुंदुभी का यहाँ अर्थ है बिजली कड़कने पर होने वाली आवाज, ध्यान रहे। देव दुंदुभी का गंभीर घोष हो रहा है। प्राचीर से, प्राचीर मतलब भिंत, बड़ी भिंत, दीवार। प्राची यहाँ प्राचीर हुआ है, गलती से वहां प्राची होना चाहिए। प्राची मतलब पूर्व दिशा। प्राची के एक निरभ्र कोने से स्वर्ण पुरुष मतलब सूर्य, सूर्य का एक नाम हिरण्यगर्भ है, जिसका अर्थ होता है सोने का बना हुआ। वह स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था, मतलब सूर्य भी देखने लगा था, झांकने लगा था, देखने लगा था महाराज की सवारी। जो महाराज हैं, कौशल देश के महाराज, उनकी सवारी देखना चाहता था वो। उनकी यात्रा उनकी शोभा यात्रा देखना चाहता था। शैलमाला के आंचल में, शैल मतलब पहाड़, शैलमाला मतलब पहाड़ों की माला के अंचल में एक समतल उर्वरा भूमि है। समतल, समांतर, उर्वरा मतलब जो खेती की जा सकती है, ऐसी भूमि। सौंधी बास उठ रही थी। आप जानते हैं कि जैसे ही मिट्टी पर बरसात का पानी गिर जाता है, वर्षा का पानी गिर जाता है, तो उससे एक विशिष्ट प्रकार की गंध आती है, उसको सौंधी गंध कहते हैं।
नगर तोरण से जय घोष हुआ। भीड़ में गजराज का चामरधारी शुंठ, शुंठ मतलब सुंड, सूंड रहते हैं हाथी के, गजराज की मतलब हाथी की सूंड, चामरधारी मतलब उसने सूंड में चामर पकड़ा हुआ है। चामर मतलब पुराने जमाने में राजा को पंखा देने के लिए जो एक विशिष्ट प्रकार का साधन होता था, उसे चामर कहा जाता है। शुंठ उन्नत दिखाई देता, मतलब ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। हर्ष और उत्साह का समुद्र हिलोरे भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। यानी बहुत सारे लोग उत्साह से आगे आने लग गए। प्रभात के हेम किरणों से, हेम मतलब स्वर्ण, आप जानते हैं हेमा मालिनी शब्द आपने सुना होगा। हेम का अर्थ होता है सोना। जैसे सुबह सुबह जो प्रभात काल में सूर्य की किरणें निकलती हैं, वो लगभग सोने जैसी होती हैं। प्रभात एकदम पहाटे पहाटे या एकदम सुबह में। प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित, अनुरंजित मतलब रंगीन हुई या उसके प्रेम में पड़ी नन्ही नन्ही बूंदों का झोंका, मतलब छोटी छोटी जो बूंदें हैं, पानी की बूंदें। आप जानते हैं कि पानी की छोटी बूंद पे अगर सूर्य का प्रकाश पड़ जाता है, सूर्य किरण पड़ जाती है, तो वो अलग अलग रंगों में आपको दिखाई देता है। जैसे इंद्रधनुष, छोटा इंद्रधनुष दिखाई देता हो। मतलब आकाश में भी जब बरसात होने लगती है या बरसात का वातावरण निर्माण हो जाता है या बरसात थोड़ी गिर करके वातावरण साफ हो जाता है, तो अपने आप वो इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से इंद्रधनुष यहाँ भी छोटे छोटे इंद्रधनुष उस बूंद में दिखने लगे। अगर आपने अब थोड़ी थोड़ी दिन बाद मानसून आने वाला है, आप भी इस प्रकार का अगर निरीक्षण करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रकृति कितनी सुंदर होती है। खास करके बरसात का मौसम आपको कवि बना देता है, आपको कहानीकार बना देता है। प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका के सामने बरस पड़ा। मंगल सूचना से जनता ने हर्ष ध्वनि की, मंगल सूचना भी होने लग गई। स्वर्ण मल्लिका वही सूर्य की किरणों, एक छोटा सा झोंका आ गया नन्ही बूंदों का और वो गिर पड़ा, बरस पड़ा। मंगल सूचना से जनता ने हर्ष ध्वनि की, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हो रहा है, मंगलमय गायन किया जा रहा है, उद्घोष किए जा रहे हैं, महाराज के जय घोष किए जा रहे हैं, क्योंकि महाराज आज एक बहुत बड़ा अनुष्ठान पूरा करने जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ क्या है देखिए, रथों और हाथियों और अश्वारोहियों की पंक्ति जम गई थी। महाराज केवल अकेले नहीं निकले थे, महाराज अपने संपूर्ण वैभव का प्रदर्शन करने निकले थे और उनके साथ अनेक रथ थे, अनेक हाथी थे और अनेक घुड़सवार थे। अश्वारोही मतलब घुड़सवार लोग थे, जिनकी एक पंक्ति बना जम गई थी, सामने आ गई थी। दर्शकों की भीड़ भी कम नहीं थी। अब इतना सुंदर दृश्य देखने के लिए सामान्य जनता में से अनेक दर्शक सामने आ गए थे। गजराज बैठ गया, हाथी नीचे बैठ गया, सीढ़ियों से महाराज उतरे, सीढ़ियां रख दी छोटी सी और उनमें से महाराज कुछ हाथी पर से नीचे उतरे। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के दो दल आम्रपल्लव, आम्रपल्लव मतलब आम वृक्ष के पत्ते लेकर के, आम्रपल्लव सुशोभित, तोरण बांधते हैं ना, उसका हिंदुओं में देखा जाता है। मुझे पता नहीं अन्य धर्मों में किस प्रकार होता है, लेकिन जहाँ कोई मंगल प्रसंग होता है, कोई विशेष पर्व विशेष होता है, कोई क्षण विशेष होता है, उत्सव विशेष होता है, तो उसमें हिंदुओं के घर में आम की पत्तियों के तोरण बांधे जाते हैं, डोरी से बांध करके। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के दो दल आम्रपल्लवों से सुशोभित मंगल कलश, और कलशों में भी आम्रपल्लव रखे हुए हैं, फूल, कुमकुम, कुमकुम कुमकुम मतलब कुमकुम, हाँ, कुमकुम तथा खिलों से भरे थाल, खिल मतलब से मराठी में कहा जाता है लाही, हाँ? खिलों से भरे हुए थाल लिए मधुर गान करते हुए आगे बढ़ती गई। मतलब देखिए, एक और हाथियों, रथों, घोड़ों की पंक्तियां लगी हुई है और उसके उपरांत दोनों ओर से कुमारियों और सौभाग्यवती नारियों ने अपने सिर पर कलश लिए हुए, कलशों में आम के पत्र लगे हुए हैं, श्रीफल रखा हुआ है, नारियल रखा हुआ है और हाथ में थाली है, जिस थाली में क्या रखा गया है देखिए, फूल हैं, कुमकुम है,
छोटे कलश हैं और खिलों से भरे हैं, मतलब अ, चावल की लाहियाँ रखी हुई हैं, जो हिंदुओं के खास अ, धार्मिक उत्सवों में, धार्मिक प्रसंगों में उसका प्रयोग किया जाता है। और गाते गाते वो लड़कियां, वो औरतें आगे बढ़ रही हैं। महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी। पुरोहित वर्ग ने स्वस्त्ययन किया। स्वस्त्ययन मतलब स्वस्ति वाचन, वेदों के मंत्रों का उच्चारण। जैसे इस्लाम में देखिए कि किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले तिलावत होती है, एक विशिष्ट प्रकार की आयतों का गायन होता है। उसी प्रकार से हिंदुओं के बड़े उत्सवों में वेद मंत्रों का गायन होता है, जिसको स्वस्तियन कहते हैं या स्वस्ति वाचन कहते हैं। उनका गायन हो रहा है। स्वर्ण रंजित हल्की मूठ पकड़कर महाराज ने जुते हुए पुष्ट बैलों को चलने का संकेत किया। महाराज नीचे उतरे और एक खेती की भूमि में आ गए और सोने से बने हुए, स्वर्ण सोने का रंग चढ़ाए हुए हल को हाथ में लिया। दो जो बैल, जो पुष्ट पुष्ट मतलब शक्तिशाली बैल थे, उन शक्तिशाली बैलों को चलने का संकेत किया और वो जमीन जोतने लगे। राजा, ध्यान रखिए, राजा जमीन जोतता था, क्योंकि किसान सबसे बड़ा राजा है। ध्यान रहे, वेदों में और अन्य धार्मिक ग्रंथों में हिंदुओं के किसान को सबका राजा कहा गया है। कृषको सर्वेषां राजा है। पता नहीं आज उस किसान की क्या दुर्गति हो चुकी है। बाजे बजने लगे। किशोरी कुमारियों ने खिलों और फूलों के वर्षा कर दी, और जो खिल और फूल उस थाली में लाए थे, उन लड़कियों ने महाराज पर फूलों की वर्षा की। जिस प्रकार से हम आशीर्वाद देते हैं हिंदू धर्म में, खास करके फूल सिर पर डाले जाते हैं, खिल डाले जाते हैं, उसी प्रकार से महाराज पर उसकी वर्षा भी उन्होंने कर दी। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। यह एक उत्सव है, यह एक त्योहार है कौशल देश का। कौशल देश जिसको आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं ना, वह कौशल देश, जिसमें राजा राम, जिसकी महारानी कौशल्या थी, वह राजा राम का वह अवध प्रांत, जिसे आजकल कहा जाता है या उत्तर प्रदेश कहा जाता है, या राम के भाई लक्ष्मण के नाम के आधार पर लक्ष्मणपुर या लखनऊ जिस सजाया गया, वह देश। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता था, मतलब 365 दिन में से एक दिन राजा भी, चक्रवर्ती सम्राट राजा भी किसान बनता था, बनना पड़ता। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती। इंद्र पूजन आप जानते हैं कि देवों के देवता देवेंद्र जिसे कहा जाता है, वह इंद्र, उसके हाथ में है कि वह वरुण देव को आदेश देकर के वर्षा कर सकता है। इसलिए इंद्र को पर्जन्य की देवता भी माना जाता है। और यह पर्जन्य, यह पाउस, यह बरसात किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर वह अपने खेत में बीज बोता है और फिर उसे बरसात होने पर पानी उसको करके फिर बाद में उससे वो फसल लेता है, अनाज निर्माण करता है। इसलिए वर्षा उनकी देवता है, पर्जन्य उनका देवता है, इंद्र उनकी देवता है। गोठ होती, गोठ मतलब अनेक लोग एकत्र आकर के गोष्ठियां करते हैं। नगर निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते, और नगर के लोग भी कुछ दिनों के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर के गांव में जाकर के, पहाड़ी प्रदेश में जाकर के आनंद मनाते हैं। क्योंकि नगर निवासियों को अपने अपने कामों की वजह से इस प्रकार का कोई अवसर नहीं मिलता था, तो यह अवसर इस प्रकार के उत्सव के माध्यम से मिलता था। प्रतिवर्ष कृषि का यह महोत्सव उत्साह में संपन्न होता, यानी हर वर्ष एक दिन राजा खेती करेगा और ये उत्साह इसमें होता। दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इस उत्सव में आकर के बड़ी चाव से योगदान देते थे। अब ये केवल एक देश का या एक राज्य का या एक संस्थान का एक किसी सल्तनत का ये प्रोग्राम नहीं था। ये कार्यक्रम
पड़ोसी देशों का भी था। पड़ोसी देश से भी वहाँ के युवा राजकुमार आकर के इस प्रकार के कार्यक्रमों में योगदान देते, इस प्रकार के त्योहारों में योगदान दिया करते थे। और इस समय इनमें कौशल के इस कार्यक्रम में मगध का एक राजकुमार अरुण अपने रथ पर बैठा बड़े कौतूहल से यह दृश्य देख रहा था। मगध जिसे आज बिहार कहा जाता है, मतलब बिहार का राजकुमार उत्तर प्रदेश के राज्य के महोत्सव को देखने के लिए आया हुआ है। क्या देख रहा है वो देखिए। बीजों का एक थाल लिए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। अब महाराज केवल हल नहीं चला रहे हैं, बीज वपन भी कर रहे हैं। तिफन में बीज डाल करके बीजों का वपन भी किया जा रहा है, जमीन में वो बीज बोए भी जा रहे हैं। लेकिन ये बीज वो कहाँ से उठा रहा है? मधुलिका नाम की एक युवा लड़की है, युवती है, उसने अपने दोनों हाथों में एक बीज रखे हुए हैं और वो बीज वो महाराज को दे रही है। यह खेत मधुलिका का था जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था। महाराज की खेती के लिए हर वर्ष अलग अलग खेत महाराज चुनते थे और इस वर्ष मधुलिका का खेत चुना गया था इस कार्यक्रम के लिए। इसलिए बीज देने का सम्मान मधुलिका को ही मिला। वह कुमारी थी, सुंदरी थी, कौशेय वसन मतलब केसरी रंग के कपड़े उसके शरीर पर इधर उधर लहरा करके शोभित हो रहे थे। देखिए प्रेम प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी सौंदर्य के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद जी प्रेम के कवि हैं और उनकी कहानियों में भी इस प्रकार का वर्णन यहाँ मिलता है कि नायिका मधुलिका कुमारी थी, सुंदरी थी और उसके शरीर पर केसरिया रंग के कपड़े शोभित हो रहे थे। वह कभी उन कपड़ों को संभालती और कभी अपने रूखे अलकों को, अलक मतलब केश, बाल, उसके बाल भी अत्यंत सुंदर थे। वह एक हाथ से महाराज को बीज देती जा रही थी और महाराज बीज बो रहे थे, तो वह कभी अपने कपड़े को संभालती, कभी अपने बालों को संभालती। कृषक बालिका के शुभ्र भाल पर, भाल मतलब कपाल, भाल कपाल, ये भाल पर श्रम कणों की कमी न थी, मतलब उसने किए हुए परिश्रम के कारण, जो परिश्रम वो किसान के रूप में कर रही थी, उस परिश्रम के कारण उसके भाल पर छोटे 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 श्रम बिंदु मतलब पसीने की बूंदें यहाँ छूट रही थी। वे सब बरौनियों में गूंथे जा रहे थे। बरौनी मतलब ये जो भाग है ना, बरौनी कहा जाता है इसे, मतलब इसके नीचे का जो भाग है, यानी जिसे मराठी में कहा जाता है पलके रहती ना, पलके, हिंदी में पलके कहा जाता है। तो वहाँ आकर के बिंदु, वहाँ स्वेद के बिंदु यानी पसीने की बूंदें आकर के वहाँ जमा हो रही थी। सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर मंद मुस्कुराहट के साथ सिहर उठते। उसे का सम्मान भी था क्योंकि उसका खेत आज महाराज ने खेती के लिए चुन लिया है, इसका सम्मान भी था। और युवती सुलभ लज्जा भी थी, इसलिए उसकी आंखें नीचे थी और मंद मुस्कुराहट भी उसकी मंद थी। उसके होंठ थोड़े थोड़े हिल उठते थे मुस्कुराहट के साथ, किंतु महाराज को बीज देने में उसने शिथिलता न दिखाई। इतना थकी हुई थी फिर भी वह समय पर बराबर समय, दूसरी मुठ वो महाराज आगे करते तो उसमें वो बीज डाल देते थे, बिना शिथिलता के, बिना थकावट के वो देते थे। सब लोग महाराज का हल चलना देख रहे थे, विस्मय से, कौतूहल से महाराज को देख रहे थे। इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट स्वयं खेती कर रहा है, स्वयं हल जोत रहा है। ये सब देख करके लोग खुश हो रहे थे। लेकिन अरुण देख रहा था कृषक कुमारी मधुलिका को, उस किसान की बेटी को, मधुलिका को देख रहा था। कौन? मगध का निर्वासित राजकुमार अरुण। आह, कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन मतलब दृष्टि भी कितनी अच्छी है उसकी, कहीं कोई पाप नहीं है, दृष्टि में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। ऐसी दृष्टि, इस दृष्टि के लिए तो मानो युवक मरते होंगे। उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका को खेत का पुरस्कार दिया। मतलब ये परंपरा थी कि जिसका खेत
महाराज चयन करते, उसके प्रति उस जमीन का दाम पुरस्कार के रूप में दिया जाता। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मोहरें थी, कुछ कारशापण जिसको संस्कृत में कहा जाता है। स्वर्ण मुद्रा यहाँ कारशापण रखे हुए थे। वह राजकीय अनुग्रह था, राजकीय कृपा थी। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ ही उन स्वर्ण मुद्राओं को राजा के सिर पर ही डाल दिया, न्यौछावर कर दिया। अपमान, घोर अपमान राजा का। यानी उस जमीन का जो मूल्य था स्वर्ण मुद्राओं के रूप में, वो स्वर्ण मुद्राएं उसने ले ली और महाराज के सिर पर फेंक दी, डाल दी। बिखेर दी। मधुलिका की उस समय की ऊर्जस्वित मूर्ति लोग आश्चर्य से देखने लगे। यार, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आज तक जिस भी किसान की भूमि को महाराज चयन करते तो वह उसका मूल्य लगा लेता और आनंद मान करके, महाराज की कृपा मान करके वो लेकर के चल देता। लेकिन ये लड़की, इसने पहले सम्मान तो किया उन स्वर्ण मुद्राओं का, और फिर वो सारी स्वर्ण मुद्राएं महाराज के शरीर पर तितर बितर करके बिखर दी। महाराज के भ्रुकुट जरा चढ़ गए, महाराज क्रोधित हो गए। मधुलिका ने सविनय कहा, हाथ जोड़कर कहा, देव, यह मेरे पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, मैं इसे बेचना नहीं चाहती, मुझे इसका मूल्य नहीं चाहिए, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरे सामर्थ्य के बाहर है, मैं ये भूमि आपको बेचूंगी नहीं। देखिए कितना बड़ा स्वाभिमान है, कितना बड़ा दिल है इसका। स्वयं राजाधिराज महाराज चक्रवर्ती सम्राट सामने आए हुए हैं और वे उसके खेत का मूल्य दे रहे हैं, तो वो मूल्य भी वो स्वीकार नहीं रही है, क्योंकि जमीन बेचने की चीज नहीं है, ध्यान रहे। खास करके किसान अपनी जमीन को कभी बेचना नहीं चाहता। महाराज के बोलने से पहले ही वृद्ध मंत्री ने तीखे स्वर में कहा, अबोध, क्या बक रही है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार? तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है। मतलब उस समय जिसकी भूमि चयन की जाती उसका चौगुना दाम दिया जाता था, मूल्य दिया जाता था। फिर कौशल देश का यह सुनिश्चित राजकीय नियम है। तू आज से राजकीय शरण पाने की अधिकारिणी हुई, इस धन से अपने आप को सुखी बना ले। चौगुना मूल्य दे दिया है इस जमीन का तुम्हें, तो तुम दूसरी जमीन से खरीद सकती हो और तुम राज्य की सुरक्षा के अधिकारी हो चुकी हो। तो ये जैसे मंत्री कह देते हैं तो उत्तर देते हैं, राजकीय संरक्षण के अधिकारी तो प्रजा है मंत्रीवर। मधुलिका उल्टा जवाब देती है, राजकीय रक्षण के अधिकारी तो प्रजा है, मैं अकेली नहीं हूं, सारी प्रजा है। मंत्रीवर, महाराज को भूमि समर्पण करने में मेरा कोई विरोध नहीं था। मैं महाराज को भूमि दान दे रही हूँ, समर्पण दे रही हूँ, लेकिन उसके मुझे मूल्य नहीं चाहिए, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है। मधुलिका उत्तेजित हो उठी, क्योंकि मिट्टी का मोल क्या हो सकता है? जो हमारी जननी जन्मभूमि है, उसका मोल हम क्या कर सकते हैं? आप जानते हैं भारत में जन्मभूमि किसे कहा जाता है? जब बच्चा जन्मता है तो उसकी नाल जो काटी जाती है, माँ के पेट से जुड़ी हुई जिसकी नाल होती है, गर्भनाल जिसको कहा जाता है, उसे काटकर जहां जमीन में गाड़ा जाता है वो हमारी जन्मभूमि होती है। और उस जन्मभूमि को हम बेच दें, असंभव है, ऐसा मधुलिका का मानना है। महाराज के संकेत करने पर मंत्री ने कहा, कौन है ये लड़की? कौन लड़की है, पूछो। देव, तो मंत्री कहता है, देव, वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंहमित्र की यह एकमात्र कन्या है। ध्यान रहे, ये लड़की कौन है? ऐसी वैसी कोई साधारण कृषक बालिका नहीं है, साधारण किसान की लड़की नहीं है। तो ये कौन है? कि वाराणसी के युद्ध में जिसने पराक्रम किया था, उस वीर सिंहमित्र की इकलौती बेटी है, ये एकमात्र कन्या है। महाराज चौंक उठे, सिंहमित्र की कन्या, जिसने मगध के सामने कौशल की राज रखी थी, मधुलिका उसी वीर की कन्या है। ध्यान रखिए, बार बार कौशल और मगध में, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार में आज के हैं, युद्ध हुआ करते थे। और ऐसे युद्ध में, जो वाराणसी में युद्ध हुआ था,
जहाँ प्रेमचंद जी का भी जन्म हुआ, जहाँ प्रसाद का भी जन्म हुआ, ऐसे महान नगरी के युद्ध में सिंहमित्र ने कौशल की लाज बचाई थी। सिंहमित्र की कन्या जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रखी थी, मधुलिका उसी वीर की कन्या है। हाँ देव, सविनय मंत्री ने कहा। और ध्यान रखिए, यहाँ दो देशों के बार बार उल्लेख हो रहे हैं, कौशल और मगध। ध्यान रहे, कौशल देश के महाराजा आपके सामने हैं और मगध देश का राजकुमार अरुण भी वहां आया हुआ है। मतलब ये दोनों शत्रु देश थे उस जमाने में। इस उत्सव का परंपरागत नियम क्या है मंत्रीवर, महाराज ने पूछा। तो मंत्री उत्तर देते हैं, देव, नियम तो बहुत साधारण है। किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दिया जाता है, वह भी अनुग्रह पूर्वक, कृपा करके, अर्थात भू संपत्ति का 4 गुना मूल्य उसे मिलता है। उस खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता भी है, लेकिन वो राजा का खेत कहलाता है। खेत तो उसी का रहेगा, खेत तो उसी का रहेगा, परंतु उसके खेत में खेत की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की रहेगी, नाम केवल राजा का होगा। उसको अनुग्रह पूर्वक 4 गुना मूल्य भी दिया जाएगा। खेतीबाड़ी का काम देखने वाला तो वही व्यक्ति है, लेकिन राज की कृपा इस पर हुई है, यही नियम है। हमारा समय समाप्त होते आया है, आज हम यहाँ रुक जाते हैं। कल की तासिका में आप फिर से उपस्थित हों, और जो छात्र आज किसी कारणवश नेट की कठिनाई हो सकती है, रेंज की कठिनाई हो सकती है, किसी कारणवश अगर आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो लिंक थोड़ी देर बाद साझा की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय नागरिक।